हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम साइंस एंड टेक के वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे। जो मेजर न्यूज़ रही हैं साइंस एंड टेक से वो कुछ इस तरह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया ने परचेज करने में इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ मोज नाम का एक प्लांट होता है, एक फर्न टाइप का वेस्कुलर प्लांट होता है, जिसके सीड्स को स्पोर्स को कुछ दिन तक स्पेस में रखा गया और उनको दोबारा रीग्रो किया गया अर्थ पे, तो वो उग रहे हैं। इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते वक्त बेसिकली आपको वाटर चाहिए होता है। H2O को स्प्लिट करके हम ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जनरली प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर क्राइसिस या वाटर चैलेंज आ सकता है और उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। न्यूट्रिनो क्या है और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है, इनको देखेंगे। ये न्यूज़ में रही हैं क्योंकि चाइना ने अपनी पहली बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट कर ली है, जबकि इंडिया ने करीब एक दशक के प्रयास के बावजूद भी अभी अपनी ऑब्जर्वेटरी के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट भी नहीं कर पाया है। देन हमारी न्यूज़ जो है वो है रिलेटेड है मार्सियन, जो मार्स है, प्लेनेट मार्स है, उसके ऊपर जो फीचर्स को नेम किया गया है कुछ इंडियन जियोलॉजिस्ट और कुछ इंडियन विलेजेस के आफ्टर उन्हें नेम किया गया है, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। और फाइनल जो न्यूज़ हम देखेंगे वो देखेंगे आईएनएस माहे को कमीशन किया है किसने, इंडियन नेवी ने। किसके लिए? एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए। किसके लिए? एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए। ये सारी न्यूज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और अच्छे सोर्सेज से ली गई हैं और सारी की सारी आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ, और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से आप इनके मेंस के एंगल को कंप्लीट कीजिए, जिससे आप उस कंसेप्ट को मेंस में भी यूज़ कर सकें। प्रीलिम्स में तो ये डायरेक्टली काम का है ही। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंडिया इंडोनेशिया मूव क्लोजर टू ब्रह्मोस डील। इंडिया ब्रह्मोस किसको बेचने वाला है, या बातें जो चल रही हैं वो किसके लिए चल रही हैं? इंडोनेशिया के लिए। इससे पहले इंडिया ने एक और देश है फिलीपींस, उसको ये मिसाइल बेचना चालू कर दिया है। तो दूसरा देश बन जाएगा अगर इंडोनेशिया इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करता है, तो वो दूसरा देश बन जाएगा जो कि हमसे ब्रह्मोस को परचेस कर रहा है। ये दो बातें आपको इस न्यूज़ से याद रखनी है। इस न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बेसिक्स कि ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली है क्या। अगर हम ब्रह्मोस के बारे में जानें तो ब्रह्मोस बेसिकली एक मिसाइल है जो कि डेवलप्ड है बाई इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO along with या इन कोलैबोरेशन विद रसियन एजेंसी। और इसका जो नाम रखा गया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की और जो मॉस्को रिवर रसिया की है उसके नाम पे मिला के इसके नाम को रखा गया है। तो ये तो बात हो गई इसके डेवलपमेंट की और इसके नाम की, ठीक है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले पूछी जा चुकी हैं, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं जो कि पहले भी पूछी जा चुकी हैं PSC में, प्रीलिम्स में, तो वो कुछ इस तरह है। ये मिसाइल कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दो टर्म है इसमें, पहला है सुपरसोनिक, सेकंड है क्रूज। क्रूज को हम एंड में समझेंगे, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है, बट सुपरसोनिक को हम थोड़ा सा यहीं समझ लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि 1 मैक या साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल सकती है और 5 मैक से या 5 टाइम्स साउंड की स्पीड से कम चलती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? सुपरसोनिक। तो इसकी स्पीड करीब करीब कितनी है? 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सुपरसोनिक, ठीक है। यहीं पे एक और टर्म आता है हाइपरसोनिक, HS। अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक होती हैं, अधिकतर क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक होती हैं। क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, थोड़ी देर में देखते हैं, बट आप यहाँ ये समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक हम किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो 5 टाइम्स साउंड ऑफ स्पीड से ज़्यादा चलती हो उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं? हाइपरसोनिक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ हैं, जैसे कि रॉकेट्स हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई आपकी अग्नि, ठीक है। कुछ उस तरह की चीज़ों को हम किस में कैटेगराइज कर देते हैं? हाइपरसोनिक में। बट ये मिसाइल दो कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज क्या है मैं बता रहा हूँ अभी, सुपरसोनिक है, ये दूसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है।
दुनिया की जितनी भी क्रूज मिसाइल्स हैं वो जनरली क्या रहती हैं, लो टू मीडियम रेंज, मतलब वो जिन उनकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, वो जनरली लो टू मीडियम रेंज मिलेगी आपको 100 से लेके करीब करीब 100 से लेके या उससे भी कम से लेके मैक्सिमम 1500 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज़ मिसाइल्स मिलेंगी। क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में और स्पीड में लिमिटेशन होती है, बट इसके फ़ायदे होते हैं, वो देखेंगे। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो रेंज में बहुत ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं जो कि 15,000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती हैं और बहुत तेज़ी से चलती हैं इसके कंपैरिजन में, बट उसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सुपरसोनिक है, क्रूज़ है। थर्ड, इसकी स्पीड करीब इतनी है, तो सुपरसोनिक में कवर हो जाता है वो पॉइंट। और फाइनली इसकी अभी जो रेंज है वो करीब 300 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर है। इंडिया के पास, इंडिया ने जो वेरिएंट डेवलप किया है इस मिसाइल का, उसकी रेंज कितनी है, 300 टू 500 किलोमीटर्स है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और देखूं इन डील्स के बारे में, तो इंडिया फिलीपींस को ऑलरेडी ये मिसाइल बेच रहा है, और इंडोनेशिया अगर ख़रीदता है तो दूसरा देश बन जाएगा वर्ल्ड में जो कि इंडिया से ये मिसाइल खरीद रहा है। क्यों ले रहा है, वो कौन सी मिसाइल ले रहा है? पहले तो वो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल खरीद रहा है इंडिया से, और अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है अगेंस्ट चाइना और जो बाकी अदर नेशन है इंडोनेशिया से जो इस रीजन में कॉम्पीट करते हैं, उनके अगेंस्ट जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे क्या करना चाहता है, वो इम्प्रूव करना चाहता है। अदर कंट्रीज इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस आर फिलीपींस फर्स्ट टू प्रोक्योर, ये ऑलरेडी खरीद रहा है भाई। ठीक है, पोटेंशियल और बाकी लोग इंडोनेशिया के अलावा किस किस ने बोला है, वियतनाम, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान। ये देश तभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जब इनमें से कोई खरीदने लग जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये नाम। अगर मैं इंडिया के लिए बात करूं तो इंडिया में दो चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। जो डिफेंस एक्सपोर्ट की बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, और जो मेक इन इंडिया की बात चल रही है, उसको ये प्रमोट करता है। अब एक जो मेन कंसेप्ट रह गया था अपना कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें एनर्जी या थ्रस्ट, जैसे आप पत्थर फेंकते हो, ठीक है, तो शुरू में जब फेंका तभी ताकत दी गई, उसके बाद आप पत्थर की ट्रेजेक्ट्री को नहीं बदल सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपने शुरुआत में एक बार एनर्जी दे दी, तो वो ग्रेविटी की वजह से एक पैराबोलिक पाथ लेके जो आपने शुरू में जो डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग में जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया था, वहाँ पे वो हिट कर जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हैं, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ग्रेविटी ऑल्दो चेंज नहीं हो रही, बट विंड की डायरेक्शन, पत्थर का ओरिएंटेशन, मिसाइल के ओरिएंटेशन की वजह से ये मिसाइल कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार यहाँ टकराई, कभी थोड़ा सा पाथ इधर हो गया विंड रेजिस्टेंस की वजह से, कभी थोड़ा सा पाथ इधर हो गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स हैं जिसमें एनर्जी कब देते हैं हम, एक बार देते हैं और स्टार्टिंग में देते हैं। फायर एंड फॉरगेट वाला कंसेप्ट है। आपने फायर कर दिया, भूल जाओ, आपने एम किया, फायर किया, वो उस टारगेट के कहीं आसपास जाके टकरा जाएगी। उनकी जो एक्यूरेसी है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, वो बहुत लो है। एक्यूरेसी क्या है, बहुत लो है। ऑल्दो इनमें भी जायरोस्कोप्स वगैरह या गाइडिंग सिस्टम्स लगे रहते हैं, बट उतने एक्यूरेट नहीं है। आपने फिर दूसरी मिसाइल बनाई जिसमें आपने कुछ इंजन कैसा लगाया, जैसे एरोप्लेन में, कि आप जहाँ भी, जब भी वो मिसाइल चल रही है, जितनी भी देर के लिए वो मिसाइल चल रही है, आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, हीरो का पीछा कर रही है एक मिसाइल, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो जितनी भी देर वो मिसाइल चल रही है उसका इंजन काम कर रहा है डिपेंडिंग ऑन उसके टारगेट। उसका टारगेट एक मूविंग है, फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट को आप टारगेट कर रहे हो, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है, वो आप बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं कर सकते। तो डिपेंडिंग ऑन टारगेट ये अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि इसका इंजन या जो एनर्जी है इसमें वो हमेशा है कांस्टेंट, बेसिकली काफ़ी टाइम के लिए मिल रही है। इंजन या एनर्जी आपको पूरे कंप्लीट पाथ में अवेलेबल
होती है तो आप कोई भी पाथ फॉलो करवा सकते हैं, आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड टारगेट को चेज करवा सकते हैं। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में आप शुरू में एनर्जी दे रहे हो और जब दे रहे हो तब वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे है, तो जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट की तरह स्पीड्स क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइपरसोनिक रेंज में होती है। और इनकी जो रेंज है वो क्या होती है, रेंज भी क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़्यादा होती है, ठीक है, बट इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। इसके अपोजिट जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि आप पाथ को डिसाइड कर सकते हो। इनकी जो रेंज है वो जनरली कम होती है और एक्यूरेसी भी क्रूज मिसाइल की ज़्यादा होती है और स्पीड भी क्रूज मिसाइल की कम होती है। मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। एक बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी कम होती है, एनर्जी हम उसे स्टार्टिंग में देते हैं, रेंज ज़्यादा होती है और बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर मैं इसके अपोजिट क्रूज़ मिसाइल की जो इसकी बात करूं तो इसकी स्पीड कम होती है, जेट इंजन्स पर डिपेंड होती है ये। जो रेंज है, क्योंकि फ्यूल आपको पूरे पाथ के लिए चाहिए तो रेंज भी क्या होती है, कम होती है, बट एक्यूरेसी हाई होती है। तो दो तरह की मिसाइल को हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। पहली तो है अपनी अग्नि मिसाइल, जो कि एक बैलिस्टिक इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है। वो इंटरकंटिनेंटल है, 4000 टू 5000 किलोमीटर रीच है उसकी और टारगेट्स को एम कर सकती है। क्योंकि वो बैलिस्टिक है तो उसकी रेंज ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, बट एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली मिसाइल्स हैं वो जनरली आपको कैसी मिलेंगी, बैलिस्टिक मिलेंगी। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉरहेड है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, एम थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, तब भी आप टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो क्रूज़ मिसाइल हैं जनरली वो छोटी होती हैं, कम रेंज के लिए होती हैं, मोर एक्यूरेट होती हैं और मूविंग टारगेट्स को एम करने के लिए बनी होती है। तो क्रूज़ का जो एग्जांपल है इंडिया में, बेस्ट एग्जांपल जो इंडिया का है वो है ब्रह्मोस, और जो बैलिस्टिक का बेस्ट एग्जांपल जो इंडिया का है वो है अग्नि। आपको इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी है, ये सारे कंसेप्ट फिल्म्स में पूछे जा सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। ये कुछ कंपैरिजन है जो हमने अभी बात की, और ये कुछ इंडिया की मिसाइल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, मॉज स्पोर्स। पहले तो ये समझते हैं कि ये टर्म क्या है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर हम इस पे आएंगे। तो मॉज स्पोर्स बेसिकली, मॉज एक खास टाइप का प्लांट होता है। क्या होता है ये प्लांट है, ये फंगाई या बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस या कुछ उस तरह की चीज़ नहीं है। ये क्या है, किस किंगडम में क्लासिफाइड है, प्लांट में है, ठीक है। तो एक प्लांट है जिसके स्पोर्स बेसिकली जो सिंपल प्लांट ग्रो करते हैं, जो धरती पर सिंपल प्लांट पाए जाते हैं, उनके सीड को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पोर्स बोल देते हैं। ऑल्दो वो सीड से डिफरेंट होते हैं, बट आप ये समझ लेंगे ये इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव एग है, जिससे ये आगे अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाने वाले हैं। तो क्या किया साइंटिस्ट ने कि ये जो मॉज है इसके जो स्पोर्स हैं या सीड हैं उनको ISS पे ले गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेटेड बाय नासा, यहाँ ले गए, ठीक है। और इनको अंदर ना रखने की एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट जो कि अर्थ के जैसा है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मॉइस्चर है एयर में, अंदर स्पेस स्टेशन के अंदर, वहाँ पे ना रखने की जगह कहाँ भेज दिया इनको, आउटर स्पेस में, ठीक है। तो अब इनको टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें एडिक्वेटली वो नहीं मिल रही जो अर्थ पे मिलती हैं। इन सीड्स को कहाँ भेज दिया हमने, आउटर स्पेस में, और इनके लिए जो टेम्परेचर प्रेशर थे वो क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। और एक और चीज़ इसके साथ, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमें वो किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी से, बट आउटर स्पेस में यूवी के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो इन स्पोर्स पे एक और चीज़ इम्पैक्ट डाल रही थी, वो थी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल है। अगर मैं स्पोर्स की बात करूं या सीड्स की बात करूं तो ऑल्दो वो लिविंग नहीं है, बल्कि वो कैसे हैं,
बल्कि वो है तो बेसिकली किसका पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, डॉर्मेंट फॉर्म में। सीड्स बेसिकली क्या है, प्लांट्स इन डॉर्मेंट फॉर्म। अगर ये स्पेस में सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रेशर और यूवी की प्रेजेंस में, तो हम फ्यूचर में यह सोच सकते हैं कि किसी प्लेनेट पे जाके हम अपना घर बसा सकते हैं। ये सारी खबर है इस मोज प्लांट के जो सीड्स के बारे में है कि मान लो कल को हम मंगल ग्रह पे जाते हैं और वहाँ पे हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना चाहते, ना ही कर सकते एक लिमिट के बाद, तो हम कुछ ना कुछ प्लांट्स को अगर वहाँ ग्रो करवा पाते हैं ऐसी कंडीशन में, आउटर स्पेस जैसी कंडीशन में, थिन एटमॉस्फेयर में, तो फिर हमारा काम शायद बन जाए। जो हमारे इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं वो शायद सक्सेसफुल होने लगे, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। करीब करीब 283 डेज़ या 9 मंथ्स हमने इसे आउट रखा स्पेस में। उसके बाद भी जब इन सीड्स को हम वापस धरती पर ला के उगा के देखा तो ये फिर से उग रहे थे। इसका मतलब हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस में हार्श कंडीशंस में भी सीड्स को ग्रो या ले जाके ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस बारे में था, ठीक है। स्पोर्स बेसिकली सीड्स होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट के, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय मॉसेस। और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इस बारे में था। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कभी हम अगर अदर प्लैनेट्स पे जाके लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इंडिया का पहला मार्स मिशन था या इंटरप्लैनेटरी मिशन था, उसका नाम क्या था, मंगलयान। मान लो मार्स पे कॉलोनी बनानी है तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें क्या हैं, वायेबल है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर की प्रॉब्लम। पिछली क्लासेज में भी, और शायद आप जानते भी होंगे, हमने देखा था कि H2O को अगर हम तोड़ दें तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे हमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो इसी प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है। वन ऑफ द इजीएस्ट रॉ मटेरियल है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, क्या है उसका नाम, वाटर। प्लेंटी में ये अवेलेबल है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये जो वाटर है, जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या तोड़ना। जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर। आप समुद्र के वाटर को डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते, वो आपकी मशीन्स को ख़राब कर देगा। वो जो आपके कैथोड और जो एनोड हैं उनको कोरोड कर देगा। तो ये एक समस्या खड़ी हो रही है कि हमारा एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसमें हम 5 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट हमें समझ में आया कि 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने वाटर की ज़रूरत है, करीब 9 से 10 लीटर वाटर की, या 9 से 10 किलो वाटर की ज़रूरत है हमें 1 लीटर या 1 किलो हाइड्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पहले से ही वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सो अल्टरनेटिव, सबसे बेटर अल्टरनेटिव या इजीएस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि हम जो ये आपके ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन के बारे में दिया गया है, तो जो इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव वो क्या है कि हम जो सी वाटर है उसको यूज़ कर लें। बट मैंने अभी बात की कि जब हम हाइड्रोजन को तोड़ रहे हैं तो हमें ये जो पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जो वो कैसा होना चाहिए, फ्रेश या डिस्टिल्ड वाटर या डिसैलिनाइज्ड वाटर चाहिए। आपको भी पता है समुद्र के पानी में नमक मिला रहता है, और उसको डिसैलिनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो क्या है, ऑलरेडी बहुत हाई है। कुछ कंट्रीज़ डिसैलिनाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया वगैरह। तो उनके पास एनर्जी है, वो इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, पैसा है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। हम लोगों के पास लिए या फिर इन जनरल ये वाली प्रोसेस कि डायरेक्टली हम सी वाटर को लेके और उससे हाइड्रोजन बना लें, वो अभी बेसिकली फिजिबल
नहीं है। तो कुछ लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरह ये डायरेक्टली बनने लगे, सी वाटर से क्या मिल जाए हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विदाउट बेसिकली डैमेजिंग आवर इक्विपमेंट। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमने ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की, उससे हमने दो काम किए। पहला तो वाटर को डिसैलिनाइज किया, ठीक है, उसको जो सॉल्ट था वो निकाला। सेकंड, हमने इस डिसैलिनाइज्ड वाटर को H2O को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, ठीक है। सो इस तरह हमें क्या मिल गया, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिल गया। बट ये काफ़ी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, और इसकी खाली बातें ही चल रही हैं, अभी ऐसा फिजिबल नहीं हुआ है। तो मान लीजिए एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि वी कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, इस पर काम चल रहा है। आपको दो तीन चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक ऐसी हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस की गई हो विदाउट कार्बन एमिशन, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। उसके यूजेस क्या हैं, आप उसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वायर्स, उसकी तरह। सेकेंडली कि आप उसे एक बार जैसे डेस्टिनेशन पर पहुंचा दी, आप उससे हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, आप उसे इंटरनल कंबशन इंजन में जला सकते हो, और आप उसे डायरेक्टली एक फ्यूल सेल नाम की चीज़ में बर्न करके, वहाँ पे भी बर्निंग होगी ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ बर्न करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट एनी जनरेटर और डायनेमो, जिसे हम करंट बनाने वाली मशीन बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का इतना सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दिस कैन ट्रांसफॉर्म आवर होल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ठीक है। तो इतनी दो तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज INO एंड जूनो। पहले तो ये समझते हैं नाम क्या है। पहला नाम है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, क्या है, टर्म्स आते हैं। दूसरा है जियांगमेंग अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समझते हैं कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है और क्यों हम चाइना की ऑब्जर्वेटरी को इंडिया की ऑब्जर्वेटरी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम ऑब्जर्वेटरी या जो साइंस है उस पर आए, पहले ये समझते हैं कि ये जो न्यूट्रिनो लिखा हुआ है वो क्या है बेसिकली, ठीक है। ये क्या न्यूट्रॉन ही है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर कोई और पार्टिकल है, ठीक है। सो न्यूट्रिनो बेसिकली एक डिफरेंट पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये एक डिफरेंट पार्टिकल है, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल हमने एटम को डिवाइड किया तो हमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिले, ठीक है। हमने फिर से न्यूट्रॉन को डिवाइड किया तो हमें क्वार्क्स मिले, बट हम क्वार्क्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्वार्क्स को क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल या इनडिविजिबल पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जो वास्तव में उनकी कोई ऐसे पार्टिकल जिनकी कोई कंस्टिट्यूएंट यूनिट नहीं है, वो किसी और चीज़ से मिलके नहीं बने हैं। वैसा ही एक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। ये बहुत कॉमन सा पार्टिकल है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। इसमें भी जो मास होता है वो क्या है, बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एनीवे, ये बातें आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं रखनी है, थोड़ी सी डीप थी। बट न्यूट्रिनोज के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, न्यूज़ में रहे हैं, हो सकता है इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनके बारे में पूछ लिया जाए। तो कुछ आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आज तक आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, वैसे ही एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो। बस क्या अलग है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज रहता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रिनोज इन कॉन्ट्रास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली कैसे हैं, न्यूट्रल है, इन पे जो चार्ज है वो कैसा है, ना तो कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, वो बेसिकली कैसा है, जीरो है। तो हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। फंडामेंटल पार्टिकल है, दिस कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। ये चार्जलेस है, अनलाइक इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और नियरली मासलेस पार्टिकल है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। इवन पार्टिकल फिजिक्स में भी, या जहाँ पे चीज़ों के मास वैसे ही बहुत कम होते हैं, वहाँ पे भी इस कंपैरिजन किया जाए तो इसका मास जो है वो कैसा है, लगभग ना के बराबर हो। एक सिंगल पार्टिकल पूरे फिजिक्स में जो कि मासलेस है, कंप्लीट मासलेस है, वो क्या है, फोटोन, जिससे आपकी लाइट पड़ी है, जिसके पढ़ने से आप, मेरे चेहरे पर पढ़ने से आपको मेरा चेहरा दिख रहा है। तो फोटोन बेसिकली कंप्लीटली मासलेस है। न्यूट्रिनो थोड़ा सा मास होता है, कंप्लीटली मासलेस पार्टिकल नहीं है। क्योंकि मास नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये किसी भी बॉडी के थ्रू, एक दीवार के थ्रू, अर्थ के थ्रू, सन के थ्रू, ठीक है, जुपिटर के थ्रू, जितनी बड़ी से बड़ी बॉडी आपने आज तक देखी हो, उनके थ्रू विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट छेड़खानी किए बिल्कुल क्लियरली निकल सकता है। इनमें से कुछ ही पार्टिकल कभी कभार ही इंटरेक्ट करते हैं, और जब वो मान लो अर्थ से पास हो रहे हैं, सन से निकलने वाले न्यूट्रिनो मान लो अर्थ के से पास हो रहे हैं, तो बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि अर्थ के कोर से या अर्थ के क्रस्ट से या अर्थ के मेंटल से इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्ट हुए होंगे। अधिकतर बेसिकली अगर ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। अब जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की मैपिंग कर सकते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस अब आपको दिखना लगा होगा कि क्यों इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाई जा रही हैं। ना सिर्फ ये अर्थ को क्रॉस कर सकता है, अर्थ से बड़े बड़े सिस्टम्स सच एज सन, ठीक है, जुपिटर, उनको भी ये विदाउट इंटरेक्शन या थोड़े बहुत इंटरेक्शन के साथ क्रॉस कर सकता है, और हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता कर सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया जो हमने बातों बातों में जान लिया। और दो तीन चीज़ें हैं, न्यूट्रिनोज के बारे में जान लेते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो सन हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो अर्थ पे, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब हो, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो, चाहे वो केले हों, यस बनाना है ना, और आपकी बॉडी हो, जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या एमिट करती हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में न्यूट्रिनोज एमिट करती हैं। फॉर एग्जांपल बनाना एक बढ़िया एग्जांपल है, जो कि जिसमें पोटेशियम 40 नाम का एक रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता है, जिसकी वजह से बनाना काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिनोज एमिट करता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, वो जनरली क्या करती है, न्यूट्रिनोज एमिट करती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। इसकी स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ओरिजिन जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, जो एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था जिससे यूनिवर्स बनी है, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे न्यूट्रिनोज एमिट हुए थे। अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लें जिससे हम न्यूट्रिनोज को रोक के स्टडी कर सकें, या जिससे इंटरेक्ट करने लगे न्यूट्रिनोज, तो अर्ली यूनिवर्स की जो कंडीशंस थी, तो उसमें जो न्यूट्रिनोज एमिट हुए थे, उनकी कंडीशंस के थ्रू हम किसका पता कर सकते हैं, अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस का पता कर सकते हैं। मैटर एंटी मैटर सिमेट्री, पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जर्वेबल मैटर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आत्मा या उल्टा भाई है, जो अगर दोनों मिल जाएं तो एक चीज़ बचेगी, एनर्जी, और सब कुछ मैटर क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मैटर से मिलने पर वेनिस हो जाती है और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंटी मैटर। तो अभी तक हमने यूनिवर्स में जो ऑब्जर्व किया है वो क्या किया है कि अधिकतर मास किसका है, मैटर का है, एंटी मैटर लगभग ना के बराबर है। ये जो एसिमेट्री है, हमारे मैथमेटिक्स बोलती है कि दोनों कितने कितने होने चाहिए, 50-50% होने चाहिए। ये जो एसिमेट्री है, इसको एक्सप्लेन शायद ये न्यूट्रिनोज की स्टडीज़ कर सकती हैं। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली हम
मैप कर सकते हैं अगर हम न्यूट्रिनोज को स्टडी कर पाते हैं तो। ठीक है, ये इसके न्यूट्रिनो के बारे में थोड़े से फंडामेंटल चीज़ें थी। उसके बाद हम देख लेते हैं दोनों ऑब्जर्वेटरी, तो समझेंगे। चाइना और इंडिया दोनों कंपटीशन में हैं और हमेशा से रहे थे, ऑल्दो चाइना अभी बहुत आगे है। चाइना ने अपनी न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी अभी कंप्लीट कर ली है। क्या किया है उन्होंने? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, कंप्लीशन में है। ठीक है, कंप्लीट हो गई। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इंडिया ऐसी ऑब्जर्वेटरी बना रहा है? बना रहा है तो कहाँ बना रहा है? कहाँ बना रहा है तो कौन सी स्टेज पे है? क्या वो चालू भी हो पाया है? और नहीं चालू हो पाया तो क्या समस्या है? और क्या इंडिया ऐसे ही चलता रहेगा? ठीक है, कुछ ये सवाल खड़े होते हैं ये इन सारी चीज़ों को देख के, कि जिस चाइना ने एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को बनाने की पहल हमसे बाद में की, उसकी फिनिश हो गई है, हमारी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो यस, चाइना की कंप्लीट हो गई है। अब हम इंडिया की देख लेते हैं, मैं इंडिया का क्या हाल है, क्या हमारा कोई ऐसा प्लान भी है? सो बेसिकली यस, हमारा एक प्लान था जिसमें हम एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने वाले थे तमिलनाडु में, एक हिल के अंडर, हिल के नीचे। ठीक है, हिल के करीब 1200 मीटर नीचे। क्यों वो बता रहा हूँ, मान लो ये क्रस्ट है 1.2 किलोमीटर की या 1200 मीटर की, उसके नीचे आपकी ऑब्जर्वेटरी है। तो ये मैक्सिमम न्यूट्रिनोज जो कि कॉस्मिक ओरिजिन के हैं, जो कि सन से ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ओरिजिनेट हुए हैं, उनको एलिमिनेट कर देगी और सिर्फ क्या बचेगा इसमें, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज। तो इनको फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है, हमने एक ऑब्जर्वेटरी कितने 1200 मीटर नीचे बनाई है अर्थ में। ठीक, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी बनाना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु के एक बेसिकली बोधी हिल्स के नाम से जगह है, वहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोधी वेस्ट हिल्स इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंडरग्राउंड है, लगभग 1200 मीटर्स नीचे है। और क्यों अंडरग्राउंड बनाई गई है? कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से, मतलब बिग बैंग हुआ था उसकी वजह से जो रेडिएशन थे उसको हम CMBR बोलते हैं, उसमें जो एमिट हुए थे न्यूट्रिनोज, उनको फिल्टर आउट उनको फिल्टर आउट करने के लिए हमने ये ऑब्जर्वेटरी कितने नीचे बनाई है, 1200 मीटर नीचे बनाई है। अगर मैं इसमें कोलैबोरेशन देखूं तो ये 4 लोगों का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फंडिंग इंस्टीट्यूट है, बेसिकली मैक्सिमम फंड इनसे आ रहा है। और ये रिसर्च वाले पार्ट है, मतलब जो डेवलप कर रहे हैं या जो ऑब्जर्वेटरी का डिज़ाइन बना रहे हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो चाइना से हम बहुत पीछे हैं। हमारी ऑब्जर्वेटरी अभी इनिशियल फेज में भी नहीं है, चालू भी नहीं हुई है, और उनकी कब बन के कंप्लीट हो गई है। तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो ये है, न्यूट्रिनोज मासलेस, चार्जलेस, फंडामेंटल पार्टिकल, अबंडेंट इन नेचर, नेचर में काफ़ी अबंडेंट है, केले भी एमिट कर रहे हैं, सूर्य तो कर ही रहा है। ठीक है, और इनकी जो ऑब्जर्वेशन से जो हमें फ़ायदा हो सकते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, मैटर एंटी मैटर की सिमेट्री को समझ सकते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और प्लैनेट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ये आपको एप्लीकेशंस इसकी बहुत ध्यान से याद रखनी है, UPSC एप्लीकेशंस पे ध्यान देता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इंडियन नेम्स एडेड टू मार्सियन फीचर्स। सो बेसिकली क्या होता है, मार्स पे अब हम एक्सप्लोर करने लगे हैं। जैसे एक ज़माना था जब पहली बार अंटार्कटिक में कोई आदमी पहुंचा, जहां आदमी पहुंचा उसको नाम दिया गया, जिस देश का आदमी पहुंचा, लेट से ब्रिटेन का पहुंचा, US का पहुंचा, इंडिया का तो बहुत बाद में पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम दे दिए। अब अंटार्कटिका ऑल्दो किसी का खुद की टेरिटरी नहीं है, बट वहाँ पे जो नाम्स हैं वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि वो उनकी टेरिटरी हो, वो US की टेरिटरी हो, UK की टेरिटरी हो। इन चीज़ों से बचने के लिए और इंटरप्लेनेटरी मिशंस में राइवलरी को ख़त्म करने के लिए जो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी हैं, ऐसी बॉडी जो कि बियॉन्ड अर्थ है, अर्थ के अलावा जितनी बॉडी है यूनिवर्स में, उनका एक नेमिंग सिस्टम बनाया गया है। उसमें 2 चीज़ें की गई हैं कि किसी भी प्लेनेट पे अगर हमें बड़े फीचर्स मिलते हैं, है ना, 50 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा क्रेटर मिलता है, तो हम उसे किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे रख सकते हैं,
जो कि कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, जिसमें सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। और जो छोटे फीचर्स हैं उनको हम टाउन्स या छोटे गांव के नाम पर रख सकते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कितने से कम हो, लगभग 1 लाख से कम हो, जिनकी पॉपुलेशन करीब करीब 1 लाख से कम हो। तो इस वीक क्या हुआ था कि कुछ मार्सियन फीचर जो नासा का परसिवरेंस रोवर है उसने आइडेंटिफाई किए थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनको इंडियन जियोलॉजिस्ट कृष्णन, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, कृष्णन, और कुछ साउथ इंडिया के कुछ विलेजेस के नेम पे नेम किया है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नेमिंग कौन करता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। नेमिंग इम्पार्शियल है, फीचर्स को खोजा किसने, परसिवरेंस ने है, और नेमिंग किसके आफ्टर हुई है, इंडियंस के आफ्टर हुई है। तो ये 2 चीज़ें मोटा मोटा आपको याद रखना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडियंस के नाम मार्स पर रखे गए हों। ये इससे पहले भी ये बातें काफ़ी बार हो गई हैं, और ये शायद इन 7 नामों को और मिला लें तो ये शायद 50 नेम के करीब कहाँ पे दर्ज हो चुके हैं, ऑलरेडी मार्स पे दर्ज हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इंडियन नेम्स को मार्स पे बेसिकली नेमिंग की हो उनके पीछे, बल्कि ऐसे कुछ 50 नेम ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मार्स का एक पिक्चर यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, और मल्टीपल वेरियस नेम्स दिए गए हैं एज पर द मिशंस, है ना, जो मिशन जहाँ गया है उसकी साइट्स के नेम है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं, और जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है INS माहे। सो इंडियन, आप पहले इसको समझिए, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। इसका मतलब है सिस्टम कह लीजिए, शिप कह लीजिए। इंडियन नेवी की शिप के जो सिस्टम्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, INS माहे। बेसिकली एक क्लास है जिसके अंडर मल्टीपल शिप बनाई जा रही हैं, ठीक है, और माहे के अंडर ये पहली एंटी सबमरीन फर्स्ट शिप ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइंड माहे क्लास है। उसके अंडर एक वारक्राफ्ट या एंटी सबमरीन क्राफ्ट डेवलप करके लॉन्च हुआ है, जो कि 2 चीज़ों में एक्सपर्ट है। एंटी सबमरीन, मान लीजिए इसके आसपास कोई सबमरीन है तो ये सोनार भेज के पता कर सकता है कि उस रीजन में किसी एनिमी नेशन की सबमरीन या पनडुब्बी तो नहीं है, पहला फीचर है। सेकंड, सैलो वाटर, ये छोटी नाव है, ये कोई बड़ा वॉर है ना, वॉरशिप नहीं है, एक छोटी नाव है जो कि मेनली जिसका काम है सर्विलांस और छोटी मोटी फाइट। और सैलो वाटर मतलब ये कोस्ट के आसपास ही रहेगी, जिससे ये ट्रेड को मॉनिटर कर सकती है, दूसरे देशों की जो पनडुब्बियाँ हैं या सबमरीन्स हैं उनको मॉनिटर कर सकती हैं, और किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग वगैरह या इलीगल चीज़ों को मॉनिटर कर सकती है। किसके द्वारा डिज़ाइंड है किसके द्वारा बनाई गई है ये, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये इंडियन गवर्नमेंट PSU। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बेसिकली एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि इस तरह की शिप्स बनाने पे काम कर रहा है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम इसकी जो खासियत है, जो इस वारक्राफ्ट की जो मेन स्ट्रेंथ है, उसके अलावा आपको और क्या रखना है कि ये किसने बनाया है, ठीक है। अगर मैं की फीचर्स की बात करूं सो एंटी सबमरीन वारफेयर में एक्सपर्ट है ये, और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, मतलब छोटी मोटी लड़ाई ये जो शिप है वो लड़ सकती है। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट हैं, सोनार्स हैं, सेंसर्स हैं, कॉम्बैट है। बेसिकली सोनार है, साउंड वेव को भेज के ये पता किया जा सकता है वाटर में कि कोई ठोस ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है, ठीक है, तो उसी को दूसरा नाम क्या बोल दिया जाता है, सोनार बोल दिया जाता है। ऐसे मल्टीपल सेंसर हैं, छोटी मोटी गन तोप गोले हैं, जिससे ये छोटी मोटी लड़ाई भी लड़ सकता है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे। इसका जो 80% कंटेंट है, मतलब अगर इस शिप को बनाने में 100 किलोग्राम टोटल अगर वेट है इस शिप का, या इस शिप को बनाने में 100 किलोग्राम चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो 100 में से लगभग 80 किलोग्राम जो चीज़ें हैं वो इंडिया में बनी हैं।
20 किलोग्राम की जो चीज़ें हैं वो बाहर बनी है, या फिर दूसरे सेंस में हम इस तरह समझ सकते हैं कि सिप का बेसिक मॉडल पूरा इंडिया का है, जो एडवांस फीचर्स हैं जैसे गन्स हो गई, रेडार्स हो गए, सोनार्स हो गई, हो सकता है वो थोड़े बहुत बाहर से एक्सपोर्ट कर लिए गए हों। तो ये जो हमारा इंडिजिनस का पोस है ना, जो हमारा इंडिया मेड है, उसका पोस जो है पूरे, वो आप ना सिर्फ नेवी में देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, बल्कि तेजस अभी हमने देखा ही था पिछले वीक में, ठीक है, आपके PSLV GSLV रॉकेट्स, ठीक है, हमारी अग्नि मिसाइल, हमारे SJ-100 एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, और मैनी मोर जगह हमने किसको प्रमोट किया है, इंडिजनाइजेशन ऑफ वारफेयर को या इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। ये कुछ बातें आप एक मोटा मोटा याद रख सकते हैं, ये आपके मेंस में भी काम आने वाली चीज़ है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो नियर शोर है ना, कैसे वाटर्स के लिए बनी है, सैलो वाटर्स के लिए, तो नियर शोर जो कोस्ट है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको ये इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी ग्रेड हो जाएगी, जो पोर्ट्स हैं उनको सिक्योर कर सकता है। नेवी की जो एबिलिटी है सबमरीन को ट्रैक करने की, उसे इम्प्रूव करता है, और सपोर्ट्स ब्लू वाटर एम्बिशंस। इंडिया के जो ओशियन इकोनॉमी है या वाटर इकोनॉमी है या जो पेरिफेरियल EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो एम्बिशंस हैं इंडिया के, उनको एक्सपेंड कर सकता है, उनको सेव कर सकता है। दैट्स इट फॉर ऑल।